नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज का हमारा खास वीडियो उसमें हम ये CDP के 30 प्रश्न देखेंगे जो पेपर हुआ है 2019 वाला एस्टेट का, जो आने वाले रीट तथा अन्य सभी टेट एग्ज़ाम सी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। किस प्रकार के CDP के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं आपको इस पेपर के देखने के बाद पता चलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, समृद्धीकरण। और दोस्तों, आप ये 30 प्रश्न हैं, आप अपने हिसाब से इनको एक टेस्ट पेपर भी मान सकते हैं और इससे बढ़िया कोई टेस्ट पेपर नहीं होगा पुराने पेपर को सॉल्व करने का। तो आप 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप ये भी जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये पहला प्रश्न है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, समृद्धीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन, समृद्धीकरण। ये इसका जो तत्व नहीं है। बाकी धारा प्रवाहिता होता है, लचीलापन भी होता है और मौलिकता भी होता है। सृजनात्मकता के 4 तत्व होते हैं जिसमें 3 ये दिए गए हैं और चौथा ये समृद्धीकरण इसमें गलत दिया गया है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, अहम केंद्रिता का गुण जीन पियाजे के द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देता है? अहम केंद्रिता जिसको हम इगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, वो वाला जो गुण है वो जीन पियाजे की कौन सी बौद्धिक अवस्था में विकास की कौन सी अवस्था में पाया जाता है? संवेदात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से अहम केंद्रिता, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इगोसेंट्रिसिज्म, ये गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से सही उत्तर बताएं। तो अब तक आपने देख लिया होगा, इसका सही उत्तर सोच लिया होगा। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसका प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस अवस्था के 2 उपभाग होते हैं, एक तो होता है आत्म केंद्रित और इसमें एक और होता है जीववाद, जिसको हम एनिमिज्म कहते हैं। तो आत्म केंद्रित में क्या होता है कि स्वयं के अलावा दूसरों के प्रति जो दृष्टिकोण होता है उसको नहीं समझ पाते हैं, दूसरे भी वैसा ही देखते हैं, वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही जैसा कि वो खुद करते हैं, ऐसा उनका विश्वास होता है। और इससे संबंधित है जो जीन पियाजे के जो 3 पर्वत की समस्या वाला है उसके रूप में इनको है जो व्याख्या की थी इसकी। तो ये जो जीन पियाजे से संबंधित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है अहम केंद्रिता। इसके अलावा इसी में एक और पाया जाता है जीववाद, एनिनिज्म। जैसे सूर्य बादलों पर नाराज़ हैं, आज सूर्य उदास हैं, तो उसमें सजीव और निर्जीव में जो सजीव वस्तुओं को समझ लेता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है बालक। तो ये अहम केंद्रिता और एनिनिज्म पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ही भाग हैं। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती हैं? तो कितने वर्ष की आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती हैं? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो लगभग ये जो 2 वर्ष की आयु में बच्चों में लिंग पहचान की जो स्थापित होती हैं। चौथा प्रश्न है, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। तो कौन सा अध्यापक को काम नहीं करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सृजनशील बालक होते हैं, उनको सृजनशील विकसित करने के लिए बच्चों की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना ये बालकों के जो अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र में के अंतर्गत किसी विषय में उसने 100 में से 47 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को CC योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है?
यानी कि अगर किसी ने 100 में से 47 अंक प्राप्त किए तो उसकी ग्रेड क्या बनेगी, B2, C1, C2, B1। तो इनमें से जो कौन सी ग्रेड इसमें बनेगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन C2। इसमें C2 ग्रेड बनेगी जिसके 47 नंबर हैं। छठा प्रश्न है, नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, उन्हें इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं किया गया है। कौन सा सही नहीं है, ये हमें मिलान करना है। तो अनुकूलन अनुबंधन प्रक्रिया वुल्फ एवं रीड, अंतर्दृष्टि सूच सिद्धांत वर्दिमर कोहलर, उद्दीपन अनुक्रिया थांडाइक गेट्स स्टीफन और पुनर्बलन का सिद्धांत हल एवं स्किनर। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। अभी तक आपने उत्तर सोच लिया होगा, तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन, अनुकूलन अनुबंधन का जो अनुक्रिया सिद्धांत है वो वुल्फ एवं रीड के द्वारा नहीं दिया गया था, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये गलत दे रखा है। अगला प्रश्न इसमें 7वां प्रश्न, AAMD और APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि प्रास क्या होता है। ऑप्शन है, इसमें पूछा गया गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की बुद्धि लब्धि 52 से 67, 36 से 51, 20 से 35 और 20 से नीचे। तो सही उत्तर इसमें 20 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मानसिक आयु शब्द में से सबसे पहले परिचित कराया था। तो अल्फ्रेड बिने, थ्रस्टन, थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड। तो मानसिक आयु शब्द सबसे पहले किसने दिया था, इसका पूछा गया है। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले मानसिक आयु शब्द दिया था। 9वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने में संबंधित है। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का, स्किनर का, सिम्पसन का या फिर पावलाव का। ये किसका कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो मनोविज्ञान की यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई थी। दूसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है। लगभग 200, लगभग 500, लगभग 300, लगभग 1000। तो 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्दों को सीख लेता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 1000। 1000 शब्दों को 3 वर्ष की आयु का बालक सीख लेता है। 11वां प्रश्न, एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी कि लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष के नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है, उसको किस प्रकार का बालक कहते हैं। ये सिरिल बर्ड की परिभाषा है। तो सिरिल बर्ड ने ये परिभाषा किसके बारे में दी है। ऑप्शन है, मानसिक रूप से मंदित बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, बेवकूफ़ या मूर्ख बालक, जड़ बालक। तो दोस्तों ये परिभाषा सिरिल बर्ड ने दी थी जो पिछले बालक होते हैं उनके लिए। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 12वां प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किस के द्वारा कहा सीखना विकास की प्रक्रिया है या फिर विकास की विधि है। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है, वुडवर्थ ने इसको सबसे पहले दी थी। प्रश्न नंबर 13 है, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संप्रत्यय एवं नियमों का परिमार्जन तथा विवर्धन करता है। यह अधिगम क्या कहलाता है। संयोगात्मक अधिगम सीखना, अधीनस्थ सीखना, मनोकोटि सीखना या फिर सहसंबंध सीखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, सहसंबंधात्मक सीखना। अगला प्रश्न है 14वां, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार का मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। अविरत मूल्यांकन, नियतकालिक मूल्यांकन, उपरोक्त 1 और 2 दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका नियतकालिक मूल्यांकन। 15वां प्रश्न है, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम कौन सा है। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत,
चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ एवं पितृपक्षों का नियम, संयोग का नियम। तो माता पिता के विपरीत संतान गुण दिखाई देते हैं तो वो प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। जैसे बाबर हुमायूं का जो संबंध है वो इसी नियम के अंतर्गत आता है। 16वां प्रश्न, 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक कौन से विकास की वजह से अपने माता के प्रति प्रेम और पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगते हैं? तो बालक अपने माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति विरोधी, तो यह कौन सी ग्रंथि के अंतर्गत होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि या फिर ओडिपस ग्रंथि। तो बालक की पूछा है इसलिए इसमें आएगा ओडिपस ग्रंथि। अगर बालिका का पूछता तो इसका उत्तर होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि। प्रश्न नंबर 17, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से, गणितीय विकार से। तो डिसलेक्सिया कई बार पूछा जाता है, तो ये पठन विकार से संबंधित है। पठन वैफल्य इसको हिंदी में और कहा जाता है, पढ़ने से संबंधित जिसकी अधिगम क्षमता है, अक्षमता है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है। समान व्यवहार, सहसंबंधात्मक व्यवहार, प्रतिलिपि व्यवहार और सुमेलित आश्रित व्यवहार। तो इनमें से कौन सा नहीं है मिलर और डोलार्ड वाला? तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सहसंबंधात्मक व्यवहार। प्रश्न नंबर 19, वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? वृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं पूछा इसमें? तो विकास और वृद्धि और विकास पैर से सर की ओर होता है, निकट से दूर की ओर, और सर से पैर की ओर, और वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया है। तो कौन सा कथन सही नहीं है विकास एवं वृद्धि के संदर्भ में? तो विकास और वृद्धि कभी भी पैर से सर की ओर नहीं होते हैं, ये सिर से पैर की ओर होता है। निकट से दूर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है, लेकिन पैर से सर की ओर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 20, रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो रोज के अनुसार बाल्यावस्था को जो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। सही उत्तर इसका मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती हैं? समीपता, अनुकूलन, आत्मसातन या संस्कृति एवं भाषा। तो वाइगोत्स्की ने जो सबसे ज़्यादा बल दिया वो संस्कृति एवं भाषा पर बल दिया था। करेक्ट आंसर इसका चौथा। इससे पहले मैंने कई पेपर अपलोड कर रखे हैं, पुराने पेपर, तो आप नीचे लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर पुराने पेपर देख सकते हैं। 22वां प्रश्न है, कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए प्रश्नोत्तरी, समूह परिचर्चा, मानदंड संदर्भित परीक्षण, वार्तालाप। तो सही उत्तर इसमें मानदंड संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की? जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की? अल्बर्ट बांडुरा, जीन पियाजे, एस.एल. बेम और आर.ए. बेरन। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी जो दी गई थी वो एस.एल. बेम के द्वारा दी गई थी। सही उत्तर इसका तीसरा ऑप्शन एस.एल. बेम। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के समृद्धि कार्यक्रम नहीं है? पाठ्यक्रम में समृद्धि, वर्ग उन्नति, विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन और विशिष्ट आवासीय विद्यालय। तो इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के समृद्धि कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा इसका विशिष्ट आवासीय बाल विद्यालय। 25वां प्रश्न है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन या फिर अनुर्देद्य अध्ययन। तो उसको अनुर्देद्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या फिर निर्देशन। तो इनमें से जो निर्देशन है वो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं होता है, बाकी वंशानुक्रम, वातावरण और परिपक्वता होती है। अगला प्रश्न है, आरंभिक बाल्यावस्था का आयु समूह काल क्या होता है? आरंभिक बाल्यावस्था 0 से 2 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 4 से 7 वर्ष।
तो आरंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष का समय आरंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत गिना जाता है। सही उत्तर है 2 से 6 वर्ष। 28वां प्रश्न है, कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आंतरिक अभिप्रेरणा, प्रशंसा, चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा का स्तर। तो इनमें से जो प्रशंसा है वो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, बाकी तीनों है जो आंतरिक अभिप्रेरणा के ही उदाहरण है। 29वां प्रश्न है, फ्राइड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है? मुख्य, गुदा, गुप्त या प्रतिभा अवस्था, आइकोनिक अवस्था। तो इनमें से चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्राइड ने ये अवस्था नहीं बताई थी, आइकोनिक, प्रतिभा अवस्था, बाकी सभी जो फ्राइड की दी गई हैं। अंतिम प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक वो मनोवैज्ञानिक है जो भी वर्तमान में जीवित हैं। आप उनसे फ़ोन, व्हाट्सएप कॉल से बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और ये अभी भी वर्तमान में बुद्धि पर अपना कार्य कर रहे हैं। तो कौन सा है वो आप देख सकते हैं इसमें, अल्फ्रेड बिने, गिलफोर्ड, हार्वर्ड गार्डनर, थार्नडाइक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, हार्वर्ड गार्डनर। ये वर्तमान में इन्होंने 2000 तक 9 प्रकार की बुद्धि और अभी वर्तमान में 10वीं प्रकार की बुद्धि दी गई है। तो ये एस्टेट 2019 के लेवल 1 के 30 प्रश्न थे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।